अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एक थर्ड फ़िलासफ़र पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसकी फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं तो हमें जो है पिछले जो हमने फ़िलासफ़र्स पढ़े, जैसे एरिस्टोटल पढ़ा, जैसे हमने प्लेटो पढ़ा और उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसी फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है उन फ़िलासफ़र्स से। और ये जो फ़िलासफ़र है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फ़िलासफ़ी में इमोरलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने जो भी नेगेटिव मीन्स है पावर को गेन करने के लिए, तो वो इन्होंने एडवोकेट की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नाम है वो हमें ज़्यादातर सिनोनिमस मिलता है विद द ट्रेचरी, विद द डिसेप्शन एंड विद द यूज़ ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू गेन पावर। अच्छा, तो इस पूरे लेक्चर को हम 6 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम निकोलो मैकियावेली की जो इंट्रोडक्शन है, जो उसकी बायोग्राफी है वो देखेंगे, और जो बैकग्राउंड इवेंट्स थे जिन्होंने उसकी फ़िलासफ़ी को डेवलप करने में हेल्प की, वो बैकग्राउंड इवेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेथडोलॉजी देखेंगे, जैसे हमने प्लेटो की मेथडोलॉजी देखी थी, एरिस्टोटल ने भी अपना एक मेथड अडॉप्ट किया था। तो इसी तरह हर फ़िलासफ़र जो है वो अपनी फ़िलासफ़ी में कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करता है और उस मेथड का यूज़ करके वो अपने पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह निकोलो मैकियावेली के जो मेथड है पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसका जो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब जब हम उसकी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर करेंगे तो आप लोग नोट कर लेंगे कि जब हम एरिस्टोटल और प्लेटो की फ़िलासफ़ी पढ़ रहे थे, सो दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट मैन शुड डू। ठीक है, इंसान को करना क्या चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनकी फ़िलासफ़ी में हमें गुडनेस और बैडनेस की बात नज़र आती है, हमें मोरालिटी की बात नज़र आती है। उनका फोकस ज़्यादातर मॉरल वैल्यूज़ पे था, गुडनेस ऑफ सोल पर था। लेकिन यहाँ हमें एक डिफरेंस नज़र आता है निकोलो मैकियावेली का। ऑल्दो वो मोरालिटी को या अच्छाई को कोई बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करता, लेकिन वो पॉलिटिक्स में उसके यूज़ को जो है ना कम करने की कोशिश करता है। और उसका जो मेन फोकस है, इट इज़ अबाउट व्हाट मेन रियली डू। ठीक है, इंसान एक्चुअली जो करता है तो उसका मेन फोकस निकोलो मैकियावेली का वो था, यानी वो रियलिटी की बात करता है कि आप जो सोचते हैं ना इंसान को करना क्या चाहिए, तो इट वॉज़ नॉट हिज कंसर्न। उसका कंसर्न ये था कि इंसान करता क्या है और वो क्यों करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसने जो सेकुलर कॉन्सेप्ट दिया है स्टेट का, मॉरल वैल्यूज़ को और रिलीजियस वैल्यूज़ को बिल्कुल डिपार्ट करके रख दिया पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट से, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो उसका बुक है द प्रिंस, ठीक है, उसके बहुत सारे बुक्स थे लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो जो उसका कॉन्सेप्ट है उस प्रिंस में स्टेट के रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद इंट्रोडक्शन ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो भी प्रोडक्ट था रिनाइसेंस का। ठीक है, यूरोप में जो रिन्यूअल पीरियड स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में, जिसको रिनाइसेंस पीरियड भी कहते हैं, जब लोगों ने पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर वो जो रिलीजियस फेयर के अंदर पहले वो थे उससे निकल कर सोचना शुरू किया। ह्यूमनिस्टिक लेवल पर, आर्टिस्टिक लेवल पर उन्होंने सोचना शुरू किया, और जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसी में मैकियावेली भी उसी पीरियड का ही एक बंदा है। अच्छा, अब अगर हम उन बैकग्राउंड इवेंट्स की बात करें जिन्होंने मैकियावेली की जो फ़िलासफ़ी है उसको शेप किया, तो सबसे पहले उसमें आता है 16th सेंचुरी का रेनाइसेंस पीरियड। ठीक है, सारे यूरोप में इस तरह हुआ था कि लोगों ने रिलीजियस फेयर से निकल कर सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स के लेवल पर भी, सोशल इकोनॉमिक लेवल पर भी उन्होंने क्या किया, जो रिलीजन का एक क्रिश्चियन रिलीजन का एक जो कंट्रोल था हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, तो उन्होंने वहाँ से निकल कर सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने मेडिवल थियोलॉजी को जो है वो निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। उसके बाद जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने जो सुपर नेचुरल स्टाइल होता है ना, गॉथिक स्टाइल, उसको रिजेक्ट कर दिया।
और जो थिंकर्स होते थे उन्होंने स्कॉलिस्टिसिज्म को छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक लेवल पर सोचना शुरू कर दिया, साइंटिफिक लेवल पर सोचना शुरू कर दिया। पहले जो एक ज़्यादा प्रॉफिट बनाना जो क्रिश्चियन एम्पायर में एक सिंफुल एक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता था, तो लोगों ने क्या किया, अब प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया और उसको एक लीगलिस्टिक व्यू में देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, वहाँ इकोनॉमिक लेवल पर भी इसी तरह ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो सिटीज़ में ही उनका सारा काम होता था और उनकी जो लैंड्स पे जो होल्ड होता था और बाकी लोग उनमें काम करते थे, तो लोगों ने उस सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमें कैपिटलिज्म की बर्थ भी जो है नज़र आती है। तो ये सारा जो यूरोपियन वर्ल्ड में हो रहा था, सिमिलर वॉज हैपनिंग इन इटली टू। ठीक है, लेकिन इटली का ये था कि इटली में 5 स्टेट्स थी उस टाइम, नेपल्स, मिलन, वेनिस, फ्लोरेंस और एक था पापल स्टेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स जो है ये हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट वो फाइट करते रहते थे। उसी वजह से इटली की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इटली में जो एक स्टेट था पापल स्टेट, ठीक है, वो उसको एक पॉप कंट्रोल करता था। बाकी जगहों पर तो पॉप का जो कंट्रोल था वो थोड़ा बहुत कम हो गया था, लेकिन इटली में एक स्टेट था पापल स्टेट जो अब भी एक स्ट्रॉन्ग पॉप के कंट्रोल में था। ठीक है, तो बाकी स्टेट्स जो थी वो पॉप के कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी और पॉप जो है वो जब सक्सेसफुल नहीं हुआ सारे 5 स्टेट्स को कंट्रोल करने में, तो उन्होंने दूसरों को भी जो है अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दिया। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा इनके दरमियान फाइट कंटिन्यू रहती थी और इस वजह से इटली की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वीक थी। ऐसे में इटली में जो रूल कर रहे थे लोग डिफरेंट स्टेट्स पर, ठीक है, एक तो पापल स्टेट था, बाकी जो 4 स्टेट्स है तो वहाँ पे टायरेंट्स की रूल थी। ठीक है, टायरेंट्स उनका सोल पर्पस क्या होता था, पावर को गेन करना। तो मैकियावेली जो है हम बाद में जाकर देखेंगे भी, लेकिन वो एक अपनी लाइफ में एक डिप्लोमेट बनकर डिफरेंट जगहों पर गया था। वो जर्मनी के मैक्सिमिलियन से मिला था, वो रोमाग्ना के सिजार बोर्जिया से भी मिला था। तो इसी तरह वो जो है उन्होंने जब डिफरेंट जगहों पर जाकर, वो इंग्लैंड भी गया हुआ था, तो उन्होंने सिटीजनरी की जो स्पिरिट देखी थी, वो जब वापस आया तो वो ये कन्विंस हो गया था इस बात पे कि हमारी जो इटली की जो कंडीशन है, जो डिप्लोरेबल कंडीशन है, वो एक ही हालत में जो है वो सही हो सकती है, एंड दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, एज अ रूलर। तो वो इस बात पे कन्विंस हो गया था कि एक प्रिंस है जो सिंगल माइंडेड, उसकी डिवोशन है कि वो सारी इटली को यूनाइट करे। ठीक है, ना वो रिलीजन के कंट्रोल में है, ना वो किसी और चीज़ के कंट्रोल में है, तो वही सिंगल माइंडेड बंदा ही इटली को यूनिफाइड कर सकता है, यानी इन 5 स्टेट्स को। जाहिर है जब 5 स्टेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो बाहर कंट्रीज़ जो है, चाहे स्पेन हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, वो भी इटली पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करते थे, अटैक्स करते रहते थे। तो यहाँ से मैकियावेली की जो फ़िलॉसफी है, जो स्ट्रॉन्ग सवरन की, या जो वो एक एब्सोल्यूट रूलर की बात करता है, तो वो यहाँ से डेवलप हुई। अच्छा, अब इस मैप को देखें तो निकोलो मैकियावेली जो था वो फ्लोरेंस में पैदा हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस इटली का एक स्टेट था, जिस तरह से उसके बाकी 4 स्टेट्स की हमने बात की बैकग्राउंड इवेंट्स में, जो एक दूसरे के खिलाफ पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे थे, और इस वजह से उसने इटली को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया हुआ था। और इटली के ऊपर फॉरेन स्टेट्स जो है भी अक्सर अटैक करते रहते थे। तो निकोलो मैकियावेली उसी पॉलिटिकल कियोस के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ था, उसी एक स्टेट में पैदा हुआ था, इसीलिए उसकी जो फ़िलॉसफी है पावर पॉलिटिक्स की, डिसेप्शन की, ट्रेजरी की, तो जब आप इन बैकग्राउंड इवेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि क्यों निकोलो मैकियावेली जो है उन्होंने क्यों पावर पॉलिटिक्स की बात की, उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स की बात की, उन्होंने डिसेप्शन और ट्रेचरी को इसलिए जस्टिफाइड माना कि अगर स्टेट का जो एंड है वो अगर पूरा हो रहा हो ना, स्टेबिलिटी आ रही हो,
हैप्पीनेस हो, सोसाइटी में जो है स्टेबिलिटी हो, तो फिर उसके लिए आप किसी भी मीन को यूज़ करें तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, ये निकोलो मैकियावेली का ख्याल था। और आप इन इवेंट्स को जब देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि उन्होंने इस तरह की फ़िलासफ़ी क्यों दी। अच्छा, अब अगर हम अर्ली लाइफ ऑफ मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली जिस टाइम इसकी बर्थ हुई थी 1469 में फ्लोरेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वेल्दी बैंकर फैमिली की हुकूमत थी, एंड दैट वाज मेडिची फैमिली। ठीक है, वो टायरेंटली रूल कर रहे थे। तो 1494 में क्या हुआ, जैसे मैंने बता दिया इससे पहले कि जो इटली की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो फॉरेन ट्रूप्स जो है, फॉरेन फोर्सेस भी उन पर अटैक करते रहते थे। ठीक है, तो 1494 में इस तरह हुआ कि जो फ्रांस की आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया इटली पर, और जो मेडिची फैमिली थी उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और इटली को एक रिपब्लिक बनाया। ठीक है, अभी जो नया इटालियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ज़्यादातर एक क्रिश्चियन प्रीचर था। ठीक है, तो उनकी जो फ़िलासफ़ी थी उसके ऊपर ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका नाम था सवानारोला। ठीक है, वो एक क्रिश्चियन प्रीचर था और वो क्रिश्चियन रिलीजन की रिन्यूअल चाहता था। ठीक है, और उनकी दो बुक्स, उन्होंने दो बुक्स लिखे, ऑन द रूइंस ऑफ चर्च भी लिखा हुआ है एंड ऑन द रूइंस ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो वर्क था उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नई रिपब्लिक का 1494 में। ठीक है, उसी साल जिस टाइम मेडिची फैमिली जो है वो गवर्नमेंट से ख़त्म की गई, उसी साल ही मैकियावेली फर्स्ट अपने सर्विसेज में एंटर हुआ था 1494 में। ठीक है, उसकी अर्ली लाइफ या जो उसकी एजुकेशन की ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती, लेकिन ये है कि 1494 में जिस साल मेडिची फैमिली जो है उनकी ओवरथ्रोन की गई थी, उसी साल ही वो एज द चांसलरी क्लर्क जो है वो एंटर्ड हुए थे सर्विसेज में। उसके बाद 4 इयर्स बाद 1498 में क्या हुआ कि वो चांसलर बना था सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ टेंथ। ठीक है, ये एक काउंसिल होता था जिनका काम होता था वॉर मैटर्स को और इंटरनल अफेयर्स को देखना। ठीक है, तो वो उनका चांसलर बना था। उन्होंने उसी टाइम जो है एक आर्मी बनाने की, सिटीजनरी आर्मी बनाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब तक मेडिची फैमिली एग्जाइल में थी तो मैकियावेली जो है वो 14 इयर्स के लिए एज अ डिप्लोमेट रह चुके थे अंडर द न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, रिपब्लिक में। तो उन्होंने जाकर जर्मनी में भी उन्होंने देखा था लोगों को, उनकी गवर्नमेंट को। इसी तरह फ्रांस भी वो गए हुए थे, रोमागना भी गए हुआ था, जो बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हुआ था वो रोमागना की जो सिजार बोर्जिया है उनसे ज़्यादा, और उनकी जो प्रिंस है वो ज़्यादातर उसी बेस पर ही है कि उसी तरह का ही एक बंदा इटली को यूनाइट कर सकता है। ठीक है, तो वो डिप्लोमेट रह चुका था फॉर 14 इयर्स। उसके बाद जब मेडिची फैमिली रिटर्न हुई, अब मेडिची फैमिली की रिटर्न किस तरह से हुई, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम इस तरह देखते हैं कि जब आपका एक फ्रेंड है ना तो वो क्या होगा और दूसरा आपका एनिमी है, तो आप अपने फ्रेंड को मिलाकर एनिमी को डिफीट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट स्टेट्स को अपने साथ मिला सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब 1494 में हमने मेडिची फैमिली की ओवरथ्रोन की बात की थी वो फ्रांस ने किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि मेडिची फैमिली स्पेन के साथ मिलकर उन्होंने 1512 में दोबारा से अटैक किया इटली को, और दोबारा से जो रिपब्लिक बनी थी 1494 में उसको ओवरथ्रो किया। ठीक है, तो अब जाहिर है जब मैकियावेली जो था वो अंडर रिपब्लिक काम कर रहा था, और उसके बाद जब मेडिची फैमिली रिटर्न हो गई तो उन्होंने डिफरेंट जो पब्लिक ऑफिसर्स थे जो रिपब्लिक को सर्व कर चुके थे, उन्होंने उनको क्या कर दिया, आइदर उनको रिमूव किया फ्रॉम देयर पोस्ट और या उनको जेल में डाल दिया। इसी तरह बॉस्कोली कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें मैकियावेली को एक्यूज़ बनाकर कि आपने जो है मेडिची फैमिली के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की है, और उसको क्या कर दिया, उसको इम्प्रिजन कर दिया और फिर बाद में उसको फ्लोरेंस से भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये सारी जो है हमें मैकियावेली की अर्ली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें मैकियावेली की तो जस्ट शॉर्टली आफ्टर द रिटर्न ऑफ मेडिची फैमिली इन 1512 उसने क्या किया, 1513 में एक बुक पब्लिश की द प्रिंस।
तो ये जो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए द प्रिंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए। और एक ये स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये जो प्रिंस है ये मैकियावेली ने सिर्फ मेडिची फैमिली के रूलर को एक गिफ्ट देने के लिए लिखी थी और उसका कोई भी मकसद नहीं था कि वो उसको पब्लिश कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो है पब्लिश हो गई 1513 में। उसके बाद उसने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी, ये एक डायलॉग है दो बंदों के दरमियान। उसके बाद उसने ये आर्ट ऑफ वॉर उसने 1521 में लिखी थी और फिर उसने 1520 में उससे पहले लाइफ ऑफ कैस्ट्रोशियो भी लिखा था, ठीक है। इट वॉज अबाउट द रूलर ऑफ ल्यूसा। उसके बाद उसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी लिखी, ट्रांसलेशन ऑफ एंड्रिया बाल्फगोर, ये एक शॉर्ट नावल था, और डिस्कोर्सेज ऑन द हिस्ट्री ऑफ लिवी। तो ये द फर्स्ट बुक द प्रिंस और लास्ट जो इस स्लाइड में द डिस्कोर्सेज, ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्कोर्सेज इसलिए कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर को किस तरह से देखा था, और द प्रिंस जो है फिर पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए, डिफरेंट रिजीम्स को समझने के लिए, और रूल जो है एक रूलर को किस तरह से करना चाहिए उस सारों को समझने के लिए। तो इट वॉज ऑल अबाउट द मेजर वर्क ऑफ मैकियावेली। अच्छा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, चाहे हम एक बैकग्राउंड इवेंट्स की या अर्ली लाइफ में मैकियावेली की मेजर वर्क किया है, तो ये सारा हमारा उस टॉपिक के अंडर आता है जो हमने इंट्रोडक्शन का टॉपिक लिया हुआ था, ठीक है। अभी हम सेकंड टॉपिक करते हैं एंड दैट इज़ अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली ने जो है डिफरेंट मेथड्स एडॉप्ट किए अपने राइटिंग में। द फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। वो पॉलिटिक्स में रियलिटी पे बिलीव करते थे, उनका कोई जो है मकसद नहीं था, ना उनकी कोई सोच थी कि मैंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देना है या मैंने आइडियल स्टेट बनाना है, ठीक है। इस तरह से प्लेटो की हम देखते हैं आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्ट्ररी टू हिम, ये जो मैकियावेली है वो पॉलिटिकल रियलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करते थे, और वो मोरालिटी वो इफ़ेक्टिवनेस को फोकस करते थे रादर देन मोरालिटी और आइडियलिज्म, ठीक है। तो वो यू कैन से कि एक पॉलिटिकल रियलिस्ट बंदा था, तो जाहिर है उसने जो मेथड अडॉप्ट किए होंगे वो भी प्रैक्टिकल होंगे, इफ़ेक्टिव रियलिस्ट मेथड्स होंगे। उसके बाद एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, वो क्या करता था, वो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को सामने रख कर उसने अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो है वो अपनी बुक्स में लिखी है, ठीक है। जो भी उसके आर्गूमेंट्स है, जो भी उसने उसके व्यूज़ है रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड द ह्यूमन नेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसने क्या किया, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को सामने रखा है। द प्रिंस में आपको नज़र आएगा, डिस्कोर्सेस में भी आपको नज़र आएगा कि उसने कभी रोमन एम्पायर की बात की, उसने कोलंबस की बात की, उसने मोजिस की बात की, उसने जीसस क्राइस्ट की बात की, ठीक है। तो इन सारों को वो क्या करता है, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देता था और अपने जो व्यूज़ है उसको उसके अकॉर्डिंगली ही शेप करता था। थर्ड पॉइंट इज सेटायर एंड आयरनी, वो क्या करता, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को क्या करता था, एक ह्यूमर, एक फ़नी वे में क्या करता था, क्रिटिसाइज़ करता था फ़नी वे में, ठीक है। जैसे आज अभी के टाइम में अगर हम देखें तो जो इजिप्शियन अमेरिकन एक क्या नाम है, बासिम यूसुफ उसका नाम है, आई थिंक इजिप्शियन अमेरिकन कॉमेडियन है, ठीक है। तो वो जब इज़राइल और पैलेस्टाइन की वॉर को वो क्रिटिसाइज़ करता है इज़राइल को, तो बहुत फ़नी वे में करता है, ठीक है। तो ऐसा मैकियावेली भी था। उसके बाद हम रेशनल एनालिसिस की बात करें तो वो पॉलिटिकल लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लॉजिकली उसको होता था, ठीक है। लॉजिकल वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई करता था किसी भी डिसीजन मेकिंग को पॉलिटिक्स में। ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि वो ह्यूमन नेचर को और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था और किस तरह से ह्यूमन नेचर और बिहेवियर जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये उसकी मेन मेथडोलॉजीज थे, ये वो पॉइंट्स थे जो उसने अपनी फ़िलासफ़ी में यूज़ किए थे। अच्छा, यहाँ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। हमने इस लेक्चर में मैकियावेली की बायोग्राफी देखी, हमने बैकग्राउंड इवेंट्स देखे जो उसके फ़िलासफ़ी को जिन्होंने डेवलप करने में हेल्प की। फिर हम उसके बाद हमने उसकी मेथडोलॉजी देखी, ठीक है। इसके बाद लेक्चर्स में हम उसके कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर और उसकी स्टेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर लास्ट में हमारा जो लेक्चर होगा जो बहुत डिटेल में भी होगा वो उसकी प्रिंस जो बुक है उसी बेस पर एक लेक्चर होगा। तो वो
थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा, ठीक है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द मैकियावेली, उसकी बायोग्राफी एंड methodology. If you like this lecture, so do subscribe to my YouTube channel. Thank you.